जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन लेसेस में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके साथ राष्ट्रपति के टॉपिक लेकर के फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। आज मैं उस वीडियो में आपको राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बतलाऊंगा, उनका शपथ ग्रहण के बारे में बतलाऊंगा। ऐसी बातों को लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे वह भारत का नागरिक हो। अगर आपको राष्ट्रपति में निर्वाचित होना है या उसमें नामांकन होना है तो आपको सबसे पहला आपको भारत का नागरिक होना होगा। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो राष्ट्रपति में निर्वाचित होना चाहता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, उसमें ऐसी एबिलिटी हो कि वह लोकसभा का चुनाव में खड़े हो सके, उसमें सदस्य को निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो, यानी वह संघ सरकार में, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किसी भी पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, या किसी सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट नौकरी में न हो। आसान भाषा में ये समझेंगे कि वह संघ सरकार की नौकरी या राज्य सरकार की नौकरी में न हो। यदि कोई वर्तमान राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के मंत्री के पद पर होगा तो वह लाभ के पद पर नहीं कहलाएगा। यदि कोई राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या किसी राज्य के मंत्री या संघ के मंत्री के रूप में होगा तो लाभ के पद पर नहीं कहलाएंगे, यानी वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होंगे। ये बात हमें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ उपाय इसमें दिए गए हैं, संविधान में नियम दिए गए हैं, उसको आज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। दूसरी बात आती है कि इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उसे कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। उसे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। और बात आती है, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में रखेगा, यानी जमा करेगा। यानी प्रत्येक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाहता है वह 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा। यदि वह उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। अर्थात यदि कुल डाले गए मत में, यानी मैंने माना कि कुल मिलाकर के 600 मत डाले गए हैं, यदि उसमें से 1/6 मत आप प्राप्त नहीं कर पाए, यानी 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए, यानी 100 मत आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपकी यह 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जब्त कर ली जाएगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, वह 35 वर्ष की उम्र की हो, वह भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने के योग्य हो। इस सारी बात हमको याद होनी चाहिए। आप लोग इसे नोट्स करें। इसके बाद मैं अगली बात को आपके सामने रखूंगा। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण लेते हैं और क्या शपथ ग्रहण में बोलते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी देखेंगे कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में, वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेता है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन लेता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लेता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लेता है। राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण में बोलते हैं, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण में कहते हैं। राष्ट्रपति किनके सामने शपथ ग्रहण लेते हैं, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के सामने। बात समझ में आ गई? इसे आप लोग जल्द से नोट्स कर लीजिए, मैं अगली बात को आपके सामने रखूंगा। अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्त रखी गई है। जैसे हम लोग जानते हैं कोई काम हमें करना हो, एक कोई व्यक्ति शर्त रखता है कि देख ये काम तुम्हें करना है तो हमारा ये काम करना होगा, यानी एक शर्त रखी जाती है। उसी प्रकार राष्ट्रपति के पद के लिए भी शर्त रखी गई है कि वह संसद के किसी भी सदन और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति निर्वाचित होना हो तो आपको संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधायिका के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो चुके हैं और संसद सदस्य भी हैं तो आपको संसद सदस्य से इस्तीफा देना होगा, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। दूसरी बात रही कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यदि राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं तो कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, यानी कोई नौकरी अलग से नहीं करेंगे। तीसरी बात आई, वह बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास मिलेगी, उसे बिना कोई किराया चुकाए एक राष्ट्रपति भवन मिलेगा, जिन्हें संसद द्वारा या संविधान के द्वारा निःशुल्क बताई गई है, निःशुल्क दी जाती है उन्हें आधिकारिक निवास। चौथी बात आती है, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, यानी जो संसद में निर्धारित होगा कि राष्ट्रपति को कितना पेमेंट मिलना चाहिए, उसकी क्या अधिकार होगी, ये सारी बात राष्ट्रपति को मिलेगी, यानी सारे लाभ राष्ट्रपति को मिलेगी। कितना उपलब्धियां है, कितना भत्ता पेमेंट है, क्या उसका अधिकार मिला है विशेष, ये सारी बात राष्ट्रपति को मिलती है। पांचवी बात आती है कि उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी उसका कितना पेमेंट है, वह अगर राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त है तो उस अवधि के दौरान उसकी पेमेंट में कोई कटौती नहीं होगी, उसके भत्ता में कोई कटौती नहीं होगी, उसकी उपलब्धि में कोई कटौती नहीं होगी। मान लिया जाए अभी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, उनके पेमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बात समझा रहे हैं ना? राष्ट्रपति का पेमेंट 5 लाख रुपए प्रति माह है, 5 लाख रुपए प्रति माह है, यानी 2018 से पहले राष्ट्रपति का पेमेंट करीबन 1.5 लाख रुपया था, लेकिन 2018 के बाद इनका पेमेंट 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और इनके पेंशन 3 लाख रुपए सालाना था, लेकिन 2008 के बाद इनका पेंशन जो है 50% उनकी वेतन यानी प्रति माह के वेतन का 50% बढ़ा दिया गया है। इसके साथ भी राष्ट्रपति को विशेष सुविधा दी जाती है, उन्हें विशेष सुविधा के रूप में उन्हें फ्री में
निवास मिलते हैं, आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन मिलते हैं, फ्री में चिकित्सा सुविधा मिलता है, फ्री में यात्रा सुविधा मिलता है, फ्री में फोन की सेवा मिलता है और उन्हें यात्रा की सुविधा, कार्यालय के लिए स्टाफ, उनके सचिवालय के लिए स्टाफ मिलते हैं और उनके कार्यालय चलाने के लिए उन्हें पैसे भी दी जाती हैं। राष्ट्रपति को ये सब सुविधाएं दी जाती है। यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो उनके पति या पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन दी जाती है, यानी जितना राष्ट्रपति का पेंशन था उनसे आधा उनको पेंशन दी जाती है। उनकी पति या पत्नी को कार की सेवा, यात्रा की सेवा, फोन की सेवा, कार्यालय को चलाने के लिए उनकी सुविधा दी जाती है। ये सब बातें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त रखी गई है। उनकी पत्नी को भी पेंशन दी जाएगी, कार की सेवा दी जाएगी, फोन की सेवा दी जाएगी। ऐसी बातें संविधान में रखी गई है। और बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर वह पद पर बने हुए हैं राष्ट्रपति, तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार है, जैसे उन्हें जेल में नहीं भेजा जाएगा। ऐसी बातें रखी गई है। उन पर कोई अभी केस नहीं होगी। उन्हें पद से भी, जब तक वो नियुक्त है पद पर, उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। ऐसी सुविधा रखी गई है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।